नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। देश के अलग अलग राज्यों में हर साल मध्य क्षेत्रीय परिषद का आयोजन होता है। इस साल परिषद की 24वीं बैठक होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड का चुनाव हुआ है। 15 जुलाई को ये बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये बैठक नरेंद्र नगर के एक निजी होटल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बैठक को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के दखल के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने 2016 में लोकायुक्त की बेंच के लिए अध्यक्ष का नाम फाइनल कर लिया था, लेकिन इसे राजभवन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव हरीश रावत ने राज्यपाल को भेजा, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। ये जांच का विषय है कि राज्यपाल ने इसके दबाव में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। भाजपा की 6 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में है और ये राज्य हित का मामला है। इसे प्रवर समिति में लटका के क्यों रखा गया है? राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती। ये जनता को भी समझ में आ गया है। नहीं, समझ से परे है कि फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप अपने दृष्टि पत्र में ये क्यों लिखते हैं कि हम पहला काम ये करेंगे सत्ता में आने के बाद कि लोकायुक्त का गठन करेंगे। पिछले 7 सालों से आप बेवकूफ बना रहे हैं, विपक्ष का भी और जनता का भी। चलिए, कांग्रेस से तो आपको गुरेज है, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का ही लोकायुक्त ले आइए। जितना ध्यान मुख्यमंत्री धामी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और यूसीसी पर लगाया है, अगर उतना ध्यान उन्होंने लोकायुक्त लाने पर लगाया होता तो शायद आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता। आज हर विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और सब में, ज्यादातर में भाजपा के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। अगर लोकायुक्त का गठन हो गया होता तो भर्ती घोटालों का भी तस्वीर दूसरी ही होती। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो मंशा है लोकायुक्त लाने की, लेकिन फिर आपको रोक कौन रहा है? आप सूबे के मुखिया हैं और 6 सालों से प्रवर समिति के पास लोकायुक्त का मामला है। तो वहीं देश भर में भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इस अभियान को पूरा करने का समय पहले जहां भाजपा द्वारा 30 जून तक रखा गया था, तो अब इसी अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को अब 5 जून तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएंगी। तो वहीं उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इन्वेस्टर्स समिट को फिजूल खर्ची बताया। उन्होंने कहा कि इससे धन की बर्बादी होगी। उन्होंने पूर्व में त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा, निवेशक कहाँ हैं और उस समिट का क्या हुआ। उनके कार्यकाल में देहरादून के सैलाकुई में सिडकुल की स्थापना हुई, हरिद्वार सिडकुल और पंतनगर सिडकुल की स्थापना हुई। उसके बाद लोग यहां निवेश नहीं करना चाहते हैं। यहां निवेश का कोई माहौल ही नहीं है। तो बड़ा निवेश आया था, उनके हिसाब निवेशक से आए थे, 1,20,000 करोड़ आ गया था। तो कहाँ है वो? कागजों में तो अभी वो होना है। हाँ, इन्वेस्टर मीट के नाम पर पैसे की फिजूल खर्ची जरूर होगी। बड़े लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, लेकिन कोई ऐसा विजन नहीं दिखाई देगा, कोई ऐसा समझौता नहीं होगा, कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं। वातावरण ही नहीं है, वातावरण खराब हो रहा है उत्तराखंड का। तो ऐसे में कौन आएगा यहाँ पर? हमने देखा है, नारायण दत्त तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिडकुल की स्थापना की। भादराबाद हो, आपका पंतनगर हो, आपका सैलाकुई हो, उसके बाद क्या हुआ है उसका भी श्रेय देना चाहते हैं कि। तो वहीं देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम में रास्ते का विवाद सुलझा लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों और भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया है, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी आएगी।
और समय रहते हुए सैन्यधाम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ है। आज कुछ लोगों द्वारा एक वीडियो में गलत जानकारी दी गई कि हमारी जो सैन्य धाम की जमीन है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तार बाड़ लगा दिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में बाहर जाना था, मैं उसको स्थगित करके मैंने सीधा SDM सिंह से बात की, तो वो यहाँ मौके पर आए हैं और जो संबंधित पक्ष है उसको जिला कार्यालय में बुलाया डीएम ने अपने, और बिल्कुल मार्किंग हो गई है। और शीघ्र ही क्योंकि शासन स्तर से ये ग्रांट ट्रांसफर होनी है, शीघ्र ही सचिव सैनिक कल्याण व सचिव रेवेन्यू बैठेंगे और प्रॉपर रूप से वो जमीन जो रास्ते में हम ले रहे हैं इन पार्टी को उसमें जैसे बताया गया है SDM द्वारा। तो वहीं मसूरी से लगे टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत पौराणिक राजमौड़ मेले का आयोजन अगलाड़ नदी में किया गया, जिसे जौनपुर, जौनसा, रवई क्षेत्र के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले में शिरकत की। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोगों ने मछलियां पकड़ी। आपको बता दें कि टिहरी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत पौराणिक मौड़ मेला सैकड़ों सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टिहरी रियासत के राज परिवार के लोग भी शामिल होते थे। और इस मेले की शुरुआत टिहरी नरेश द्वारा की गई थी, जिसमें वो स्वयं अपनी महारानी के साथ शामिल होते थे। इस मेले में टिमरू पाउडर को नदी में डालकर मछली पकड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे अधिक मछलियां पकड़ने वाले को पुरस्कृत भी किया जाता है। ऐतिहासिक और राजमौड़ है जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको, और एक पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, लोक संस्कृति पर आधारित ही हमारा राजमौड़ है। इसमें हमारे पूर्व में राजा लोग भी शिरकत करते थे इस मौड़ मेला में, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो यहाँ जो एक सफाई करने का भी हमारा एक ढंग है, जो यहाँ प्लास्टिक और जो भी कचरा उचरा पड़ा रहता है नदियों किनारे, इसे। तो वहीं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बहुत तेजी से उन जानवरों की संख्या बढ़ रही है जिनके उनके मालिकों द्वारा छोड़ दिया जाता है। खासतौर पर इसमें गौवंश शामिल हैं। इनकी वजह से कई जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर गौवंश द्वारा आम लोगों पर हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ कुछ समय पहले हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, और इस फैसले के तहत अब ऐसे खुले गौवंश की देखभाल करने वाले लोगों या संस्थाओं को प्रदेश सरकार 80 रुपए प्रति गौवंश देने जा रही है, ताकि वो गौवंश की देखभाल अच्छे से कर सके। बावजूद इसके अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, अभी भी सड़कों में गौवंश घूम रहे हैं। वहीं इस गंभीर विषय को लेकर जब पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तेजी से इस विषय में काम किया जा रहा है। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हम लोग ने, मैं हर मंच पे ये बात बोलता भी हूँ कि हम गाय को गौ माता का दर्जा देते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना कम कर देती है तो उसको हम लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। और एक कोशिश थी हमारे विभाग की कि लगभग जो हमारा सर्वे है कि पूरे उधम सिंह नगर और आप 13 जिले जो उठाएंगे, सबसे ज़्यादा तराई में ही ये समस्या है। तो लगभग 25 से 27 हज़ार पशु निराश्रित सड़कों पे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से पशुओं को भी हानि पहुंचती है और हमारे इंसानों को भी हानि पहुंचती है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे समस्त कैबिनेट के सहयोगियों का कि हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हम लेके आए हैं, और जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। पूरे भारत की ये पहली स्टेट है जिसने ये योजना स्वीकृत करी है, जहाँ पे हम पूरे निराश्रित पशुओं को गौशाला के माध्यम से उनको एक घर देने का काम करेंगे, उनको सड़कों से हटाने का काम करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के ऊंचे मंदिरों में शामिल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर धीरे धीरे दाएं तरफ झुक रहा है। साथ ही मंदिर के शीर्ष भाग में पत्थर अंदर की तरफ धंसते जा रहे हैं और बारिश होने पर पानी मंदिर के गर्भगृह से टपक रहा है। मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पुरातत्व विभाग से मंदिर के संरक्षण की मांग उठाई है। गोपीनाथ मंदिर के पुजारी हरीश भट्ट ने कहा कि गोपीनाथ मंदिर उत्तर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है, मगर मंदिर का संरक्षण न होने से मंदिर धीरे धीरे दाएं तरफ झुक रहा है। मंदिर के आगे और पिछले भाग में काफी अंतर आ गया है। आगे के भाग में पत्थर अंदर की तरफ धंस रहा है। ऐसे में पुरातत्व विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अभी जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे 55 से लेकर आज मेरी 54 साल की उम्र हो गई है। जैसे अभी गोपेश्वर मंदिर का जो ये मुद्दा उठा हुआ है, ये मुद्दा पहले से भी था, पर लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभी जब कुछ दिन पहले इनके जो ऊपर का टीन सेट था ये निकला, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने देखा कि मंदिर में कुछ हल्का झुकाव जैसे भी लग रहा है, थोड़ा हल्के क्रैक्स जैसे भी पड़े हुए दिख रहे हैं, हल्के माने ये लगाओ सूद बराबर भी कुछ ऐसे लग रहा था कि यार इसमें कुछ वो है। और फिर दूसरा सर आप ये देखेंगे इसमें सालों से गर्भगृह के अंदर
सावन के महीने में पूरा गर्भगृह पानी से भर जाता है। ये आप देखोगे आर्कियोलॉजी वालों ने मोटर लगा रखी है। और अभी अगर आप समय के साथ अगर इस मंदिर का अगर अस्तित्व अगर नहीं बचाया जा सकता है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा पैदा मंदिर के लिए, हमारे इस धरोहर के लिए बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि गोपेश्वर शहर की जो अभी इसके आगे से सीवर लाइन जो जा रही है, बगल से नगर पालिका की नाली जा रही है, इनका पानी का कोई आगे वो नहीं है, सोर्स वो नहीं है, वहीं समा जा रहा है। मंदिर के अंदर बहुत सारा पानी अगर आप देखोगे मंदिर के क्षेत्र में, मंदिर हल्का हल्का अगर देखा जाए, इसको मैं कहता हूँ आर्कियोलॉजी को पूरे भारत सरकार की एजेंसियां सारी इस मंदिर की टेक्निकल से लेके एक एक चीज एक एक इसके पूरी जांच की जाए। तो वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही दर्जनों महिला जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव किया। उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। महिला जिप्सी चालक पारुल ठाकुर ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में महिला जिप्सी चालकों की तैनाती को लेकर उनका प्रशिक्षण कराया गया था, लेकिन सालों बीतने के बाद भी महिला जिप्सी चालकों को तैनाती नहीं मिल पाई है, जिस कारण महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं। नियुक्ति के नाम पर महज आज तक आश्वासन ही दिया गया है। वहीं चालकों ने कहा कि जब तक पार्क में वाहन उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक उन्हें महिला गाइड के रूप में वैकल्पिक तौर पर तैनात कर रोजगार दिया जाए। के साथ ही जगह जगह हाईवे अवरुद्ध होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी कम होने लगा है। बद्रीनाथ धाम में जहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पहुंच गया है, मौसम खराब होने से पिछले कुछ दिनों से तीर्थ यात्रियों की संख्या घटती जा रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले थे। तब से लेकर अब तक धाम में 10 लाख तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए हैं। हर साल 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण और संवर्धन और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा, जिसमें देश के टाइगर रिजर्वों से अधिकारी और बाघों के संरक्षण में जुटे कई लोग शामिल होंगे, जो बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर बात करने के साथ ही मानव वन्यजीव घटनाओं के साथ ही बाघों के कॉरिडोर्स आदि पर भी बात करेंगे। आपको बता दें, साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें बाघों वाले 13 से ज्यादा देश शामिल थे। देश में बाघों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पहली बार 1 अप्रैल साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो आज भी काम कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस वर्ष ग्लोबल टाइगर डे उच्च स्तर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की महाअधिवेशन संयोजक प्रमिला रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 24 और 25 जुलाई को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का महाअधिवेशन होगा। महाअधिवेशन दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न होगा, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कुछ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को अपनी बपौती समझ लिया है, जिन्हें सम्मान दल से विदाई दी जाएगी। उन्होंने कहा 1989 में मसूरी में ही उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। अब उत्तराखंड क्रांति दल 45 साल का हो चुका है, लेकिन कुछ शीर्ष नेताओं ने जनता को ठगा है। अब उत्तराखंड क्रांति दल नई कार्यकारिणी के साथ तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आएगा। वहीं दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ ही केंद्र से भी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता मसूरी आएंगे और नई कार्यकारिणी का गठन होगा और नए लोगों को अवसर दिया जाएगा। कुछ बड़े नेताओं की कमियों के कारण आज उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है, लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल नए सिरे से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को जोड़ेगा और प्रदेश में एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ प्रदेश के हक की लड़ाई भी लड़ेगा। हमारा 24-25 जुलाई को द्विवार्षिक महाधिवेशन मसूरी में होना तय हुआ है और निश्चित तौर पे उपरांत 45 साल का हो गया आज, और 45 साल में इसी मसूरी में ही इसी जगह में रात को 1 बजे 1974 को 1979 में हमारा उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। पहले तो 7-8-10 दिन 2-4 महीने तक चर्चाएं चलती रही। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें बैठे रहे। अभी बीपी नौटियाल जी उनियाल जी, अभी उनका डेथ हो गई। हमारे श्रीनगर से अभी मदन मोहन नौटियाल जी है। तमाम हमारे संस्थापक जो सदस्य थे, उन्होंने रात को इसकी घोषणा करी उत्तराखंड क्रांति दल का नया नाम देकर कि इस प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी होगी, तभी इस प्रदेश का भला हो पाएगा। लेकिन देखिए, जनता को ठगा है हमारे नेताओं ने। हमें कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं है।
हम भी 20-25 साल के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और मैं स्वयं पूर्व प्रत्याशी हूँ। मसूरी विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ चुकी हूँ। तो वहीं उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक का सफल आयोजन संपन्न हो गया है। विदेशी मेहमानों ने बैठक के बाद ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में भी भाग लिया। इस आयोजन को सफल होने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पुलिस प्रशासन और इस आयोजन में लगे सभी लोगों का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस तरह के सफल आयोजन से जो विदेशी मेहमान यहाँ आए थे उससे यहाँ की संस्कृति और खान पान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा। उन्होंने कहा कि जो विदेशी मेहमान यहाँ आए थे वो उत्तराखंड की मेहमान नवाजी से काफी गदगद नजर आए हैं। जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे देश भर में G20 के विस्तार को बढ़ाया। हर राज्य को उसकी जिम्मेवारी दी कि वो उसकी मेजबानी करें। हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई हैं। आप जानते हैं पहली रामनगर में, 2 बैठकें हमारी ऋषिकेश यानी नगर में हुई है और अंतिम बैठक कल समाप्त हुई है। और मुझे इस बात को लेके बड़ा गौरव होता है कि हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे विदेशी मेहमान, हमारी जो शैली है अतिथि देव भव वाली, हमने उनका जिस प्रकार से स्वागत किया है, जिस प्रकार से उनको औणी गांव में घुमाने का काम किया है और साथ में गंगा आरती का पहली बार स्वर्गाश्रम में और इस बार त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में आयोजन हुआ और मैं स्वयं उसमें कल मौजूद था और उनका मैंने सभी विदेशी मेहमानों का मैंने स्वागत किया। तो वहीं गदरपुर अनाज मंडी में एक बारदाना व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। अनाज मंडी में बारदाना व्यापारी अपनी दुकान का आधा शटर बंद कर बाजार में ही किसी अन्य कार्य के लिए गया था। उसी दौरान किसी अज्ञात ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। लौटकर जब व्यापारी आया तो देखा कि लॉकर टूटा हुआ है और लॉकर में रखी करीब 1 लाख की नकदी गायब है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के कई राज्यों से ब्राह्मणों के कई संगठन हरिद्वार में जुटेंगे और अपनी कई मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। उत्तराखंड ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। फेडरेशन के संयोजक ने बताया कि 24 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ नाम का महा आयोजन होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों में की जा रही ब्राह्मणों की अनदेखी के साथ कई मांगों पर चर्चा होगी। फेडरेशन के संयोजक ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से ब्राह्मण महाकुंभ में शामिल होने की अपील की है। के द्वारा और ब्राह्मण संगठनों के द्वारा 24 सितंबर को पंचदीप पार्क हरिद्वार में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी सफलता के लिए आज हमने मां गंगा की पूजा अर्चना की है, निवेदन करा है, क्योंकि इस मां गंगा की यहाँ पर नगरी है, सबको मालूम है, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए, सफल करने के लिए, क्योंकि देश से लाखों ब्राह्मण शिरकत करेंगे, पूरे विश्व से आह्वान है हमारा, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। मैं सभी इस आप सबके माध्यम से सभी ब्राह्मणों को निवेदन करता हूं, हर घर से एक ब्राह्मण यहां पहुंचने का 24 सितंबर को प्रातः 10 बजे पंचदीप पार्क में कष्ट करें, क्योंकि ये एकता ही हमें, सरकार को जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ये सिर्फ जो महाकुंभ हो रहा है। एसएसबी स्वयं सेवक कल्याण समिति की रथ यात्रा मछौड़ भतरोज खान होते हुए सुभाष चौक रानीखेत में पहुंची, जहां पर पत्रकार वार्ता करके एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति के अध्यक्ष ब्रह्मानंद दालाकोटी ने कहा कि आतंकवादी अलगाववादी घटनाओं को रोकने, सीमाओं से घुसपैठ को रोकने में आज भी गुरिल्ला सुरक्षा प्रणाली उतनी ही कारगर साबित होती है जितनी 1967 में गठन की गई थी। गुरिल्लों ने पूर्वोत्तर में देश विरोधी संगठनों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी अगर जम्मू कश्मीर, मणिपुर समेत सभी अशांत क्षेत्र में उन्हें तैनात किया जाए तो अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति, स्थानीय भाषा बोली और साधारण कदकाठी के चलते सरकार को सटीक जानकारी दे सकते हैं और सरकार ऐसे तत्वों से आसानी से निपट सकती है। उन्होंने कहा कि गुरिल्लों ने अपनी जवानी साल दर साल होने वाली प्रशिक्षकों में लगा दी है। पुराणावस्था आंदोलन में अब मजबूर होकर जनता की अदालत में अपनी बात कहने आए हैं। जनता से अपेक्षा है कि वो अपने स्तर से हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार हमारी बात सुने, एसएसबी सिफारिशों को लागू करे, सत्यापन से वंचित गुरिल्लों को सत्यापित किया जाए और राज्य सरकार गुरिल्लों के लिए जारी शासन देशों को समय समय पर निर्णय अनुपालन करे। चलिए, इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।